Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we will talk about the Bohr's atomic model. Bohr's atomic model क्या था और इसके डिफेक्ट्स क्या थे, हम इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया था उसके अकॉर्डिंग उसने कहा था कि एटम जो होते हैं उनमें सेंटर में जो होता है एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो वो नहीं बता सका था और मैक्सवेल जो थे उस दौरान वो सेंट्रीपिटल फोर्स पर वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी उस टाइम तक जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी गई थी। तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा था, बोहर ने कहा था कि एटम जो होता है उसके पास सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। वही सेम जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि सेंटर पे कोई पॉजिटिव चीज़ कोई हार्ड मैस प्रेजेंट है, तो बोहर्स ने कहा कि वो न्यूक्लियस है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। अब भी हम लोगों को पता है कि जो KLMN हम शेल्स को कंसीडर करते हैं, ऑर्बिटल्स को हम कंसीडर करते हैं SPDF, तो ये बाकायदा फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं जिनकी वेलोसिटी फिक्स्ड है, जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है और ये ऑर्बिटल्स भी फिक्स्ड हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट बोहर्स की थ्योरी का क्या था कि क्वांटाइजेशन कंडीशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनकी स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होती है उनकी। और उन्होंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मैस ओवर वेलोसिटी होती है और जो होता है एंगुलर मोमेंटम को उन्होंने कहा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, यानी कि उन्होंने कहा था कि ये एंगुलर मोमेंटम की उन्होंने एक वैल्यू दे दी कि NH/2π होता है, जहाँ पर H जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, N जो है ये कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ शेल्स और पाई हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 3.14। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो होता है L = R × P। P जो होता है हमारे पास ये मोमेंटम होता है, P को हम लोग MV भी लिखते हैं। इससे हम लोग जब कंसीडर करते हैं साइन थीटा हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए हम लोग परपेंडिकुलर के लिए साइन 90 यूज़ करते हैं और साइन 91 होता है, तो हम लोग इसको नहीं लिखते। तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम = MVR साइन थीटा 90 होता है इसलिए हम लोग उसको 1 कंसीडर करते हैं और नहीं लिखते। तो ये हो जाएगा L = MVR। MVR = NH/2π हम लोगों को पता है, तो हम लिखते हैं कि L = NH/2π और L जो है वो MVR के इक्वल है, तो हम लिखते हैं MVR = NH/2π। ये इसका बहुत अहम पोस्टुलेट था एक, तो हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या उसने कहा कि जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है, जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इसका फिर नेक्स्ट हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की या फिर इसके जो है वो डिफेक्ट्स की। बोहर एटॉमिक मॉडल का जो फर्स्ट इफेक्ट था वो ये था कि ये मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल हो सकता था, लेकिन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर एप्लीकेबल नहीं था। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो ये ठीक है, लेकिन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि जिसमें जैसे He+2 है, He+1 या लिथियम +2 है, तो इस तरह की आयंस पर या पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। दूसरी चीज़ क्या आती है कि हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें हमारे पास क्या आता है कि शेल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं सब शेल्स फर्दर डिवाइड होते हैं ऑर्बिट्स में, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो बहुत सारी लाइंस शो हो रही थी जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखें, जो कि बोहर्स ने नहीं बताई। उन लाइंस का क्या मतलब है, वो लाइंस किस चीज़ की हैं, ये तो हमें बाद में पता लगा ना जब हमने क्वांटम नंबर देखे। तो हमने कहा अच्छा शेल्स जो है वो सब शेल्स में डिवाइड होते हैं और सब शेल्स जो है उनको आगे क्लासीफाई करें तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इस वजह से ये लाइंस हमें शो हो रही थी। ये लाइंस जो थी असल में वो ऑर्बिटल्स थे जिनके बारे में बोहर ने बात नहीं की। फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन में ठीक है, उन्होंने कहा था कि न्यू ऑर्बिटल्स जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में सर्कुलर मूव कर रहे होते हैं। लेकिन बाद में ये चीज़ जो है वाजे की गई डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल मोशन शो करते हैं, वो सर्कल में मूव नहीं करते। ये बात बोहर ने नहीं बताई थी, तो ये भी एक डिफेक्ट था उसका। फिर नेक्स्ट है स्टार्क एंड जीमन इफेक्ट। स्टार्क और जीमन इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें ना हाइड्रोजन को, तो क्या होता है कुछ लाइन्स अपीयर होती हैं, कुछ लाइंस वो शो करता है हाइड्रोजन। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें हम, उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। और अगर हाइड्रोजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो कुछ लाइंस शो करता है जिसको हम कहते हैं जीमन इफेक्ट।
तो बोहर ने हमें इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। ये हमें बाद में पता लगा कि स्टार्क इफेक्ट होता है और जीमन इफेक्ट होता है। और जब हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कुछ लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। उन लाइंस का क्या मतलब है, ऑर्बिटल्स वगैरह स्प्लिट होते हैं तो उनका क्या रोल है। तो ये चीज़ें तो थी, ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी हम बोहर के मॉडल को एक बहुत लेटेस्ट और अच्छा मॉडल मानते हैं, क्योंकि इसने हमारे बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया। जैसे कि इसने हम लोगों को रेडियस के बारे में बताया, वेलोसिटी के बारे में बताया, एनर्जीज़ के बारे में बताया, इसने हमें वेवलेंथ के बारे में बताया है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित हुई और आज तक हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास बोहर मॉडल। In our next lecture, we will be discussing about the radius, velocity, and further things about Bohr's atomic model. Hope so आपको ये समझ आई होगी. Thank you.